क्या होते हैं वेक्टर के, ये जानते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है ना। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर हो गया था हमारा, बताया था मैंने यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर कुछ ऐसा होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि इसमें यूज होगा। आर वेक्टर अगर मेरे पास कोई है दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये एक वेक्टर है। अब मैं कहूँ इसका यूनिट वेक्टर निकालो, आर का यूनिट वेक्टर बोला था मैंने एक्स आई ओ आर वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ आर वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करोगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के और होल डिवाइडेड बाय मोड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैंने इसलिए बता दिया अभी आपको कि क्योंकि मैं ना डायरेक्शन कोसाइन को इससे रिलेट कराऊंगा थोड़ा सा। तो देखो हम करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, हमारे पास ये एक्सिस है तीनों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और मैंने क्या करा, एक वेक्टर बना लिया ये यहाँ पर मान लेते मैंने एक ऐसा वेक्टर बना दिया। ये है हमारा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा हो, जेड एक्सिस के साथ बना रहा हो विद पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, वाई के साथ जो बना रहा है वो है बीटा और जेड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गामा, ठीक है। जेड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गामा। तो यहां लिख देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स at which vector OA inclined with x, y and z axis respectively, axis in positive direction रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री एंगल पर है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल पर है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल पर है। अब हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक होता है हमारा एल जिसको बोलते हैं कॉस अल्फा, एक डायरेक्शन कोसाइन होता है एल जिसको बोलेंगे कॉस अल्फा। दूसरा होता है हमारा एम, ये होता है कॉस बीटा और एक होता है एन, ये होता है कॉस गामा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं किसी एक एक्सिस पे दिखाऊंगा आपको। अगर मान लो यहाँ पे मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, एक एक्सिस पे दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम सारे एक्सिस का समझ लेंगे। ये मैंने एक वेक्टर बनाया, ये एक पॉइंट है ए जिसकी वैल्यू है एक्स वाई और जेड और ये वेक्टर है। तो अगर मान लो कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है और ओ ए एक वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये हो जाएगा। ए एक पॉइंट है जो कि है एक्स वाई जेड जिसका वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैं डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकाल सकता हूं अगर मुझे एंगल पता है तो, लेकिन मान लो मुझे एंगल नहीं पता, मुझे वेक्टर पता है, मुझे एक वेक्टर पता है ओ ए वेक्टर दैट इज एक्स आई वाई जे और जेड के। अब मैं कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, तो मैं वो सिखाया। एम और एन क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये एल है, तो एल वाली वैल्यू cos अल्फा के इक्वल होगी, यानी कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके साथ cos ले लेना। m का मतलब cos बीटा, y एक्सिस के साथ एंगल लेना, और n है हमारा cos गामा जो कि z एक्सिस के साथ एंगल बना है वो। इनकी वैल्यूज को बिना एंगल के साथ भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट का यूज करके। मान लो ये हमारा अल्फा है, ये अगर अल्फा डिग्री है और यहां से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया ये, तो अगर ये कोऑर्डिनेट x है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी x,
अगर ये कोऑर्डिनेट इसका x y z है तो इसको x एक्सिस पे ये कितनी दूर है, x डिस्टेंस पर है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, तो किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मॉड्यूलस होता है, तो यानी कि ये है मोड ऑफ OA वेक्टर। अब इस वाले ट्राइंगल में cos लगाओ, cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू देखो, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन में मोड ऑफ OA, x अपॉन मोड ऑफ OA, तो वैल्यू हो गई cos अल्फा की x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, इतनी। इसी तरीके से अगर मैं cos बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो cos बीटा हमारा आ जाएगा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। cos अल्फा था तो ऊपर x आया, cos बीटा है तो ऊपर y आया, नीचे सेम है, और ऐसे cos गामा आएगा तो क्या हो जाएगा, cos गामा इज इक्वल टू z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इतना उतारो पहले, ये अलग है हमारा, ये पार्ट अलग है, इसको मैं इनसे रिलेट करवाऊंगा थोड़ा, इनको उतारो मैंने। एक तो यूनिट वेक्टर पढ़ाया मैंने अभी आपको, यूनिट वेक्टर क्या निकल के आया था, xi प्लस yj प्लस zk अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, इसको कर दो सेपरेट, अगर मैं इनको सेपरेट करूं तो क्या बन के आएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर i, फिर उसके बाद क्या आएगा, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर j प्लस z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और k। ठीक है, ये चीज आई, यूनिट वेक्टर हमारा ये था। इस यूनिट वेक्टर को मैंने क्या करा, सब में एक्सपेंड करके ऐसे लिखा, और उसके बाद मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई, l की वैल्यू कितनी होती है, x अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर m बताया मैंने y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर एक n बताया हमने, n इज इक्वल टू z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब जरा ये सारी चीजें देखो, इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को देखो, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट कौन है, ये है, ये है और ये है, इनको देखो और ln n को देखो, सारे सेम है, तो इनकी जगह पर मैं l m और n पुट कर सकता हूं, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, li प्लस mj और प्लस nk। ठीक है, यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर के जो भी कंपोनेंट होंगे वो उसके डायरेक्शन कोसाइन के इक्वल होते हैं, तो एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देखो, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये जो आपने r के ऊपर ये जो एरो लगा हुआ है, इसमें आपने ऊपर लिखा था x प्लस y i प्लस z के अपॉन रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये l m और n कैसे बन गए, नीचे का रूट कहां गया? इनको देखो ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा और ये मैच नहीं कर रहा क्या तुम्हारा, ये मैच हो रही है या नहीं हो रही? हाँ, तो ओके ठीक है। इस पूरे की जगह n आ गया, इस पूरे की जगह m आ गया, उसकी जगह n आ गया। अब क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो आएगा l स्क्वायर, फिर उधर से आएगा m स्क्वायर और उधर से n स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करके भी जोड़ो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस यहां से भी z स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके देखो, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन दिस, y स्क्वायर अपॉन दिस, और ये z स्क्वायर अपॉन दिस, और तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे लिख देंगे, ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तीनों जुड़ जाएंगे, और ये कैंसिल हो गया कितना, 1। तो एक और रिजल्ट मिल के आया हमारे लिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट
बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ये एक दो बातें याद रखनी है आपको कि अगर मान लो मेरे को किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है और वो डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, तो वही जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मान लो मुझे एक किसी वेक्टर से ये पता चल जाए कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ निकालने को आ जाए, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। एल किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा। तो देखो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उदाहरण फिर मैं इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं। अ वेक्टर inclined with x, y and z axis as pi by 4, pi by 3 and pi by 3 respectively. Find the direction cosines and unit vector of that vector. ये क्वेश्चन कहता है कि एक वेक्टर है जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ ऐसे इंक्लाइन कर रहा है पाई बाय 4 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3, यानी कि x एक्सिस के साथ कितना है पाई बाय 4, y एक्सिस के साथ पाई बाय 3 और z एक्सिस के साथ भी पाई बाय 3, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाय 4, बीटा हो गया तुम्हारा पाई बाय 3 और गामा हो गया तुम्हारा पाई बाय 3। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? एल होता है जो किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा के। फिर एक एम होता है जो होता है कॉस बीटा के इक्वल, और एक एन होता है जो कि कॉस गामा के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, एल इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4, एम इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 और एन इक्वल टू कॉस पाई बाय 3। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और n इज इक्वल टू ये भी 1 अपॉन 2। तो देखो ये n निकल गया, ये m निकल गया, n निकल गया। पहला क्वेश्चन तो हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। फिर उसके बाद कहता है यूनिट वेक्टर भी बताओ। तो मैंने बताया था, अभी याद होगा आपको, कि यूनिट वेक्टर को ये भी बोलते हैं li प्लस mj और प्लस nk। वैल्यू पुट कर दो, r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2i, 1 अपॉन 2j और 1 अपॉन 2। ठीक है, उतारो क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने, यानी कि भाई l, m और n। अभी l और n की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? एंगल की हेल्प से। लेकिन इस बार एंगल दिया ही नहीं है, इस बार तो उसने पूरा वेक्टर उठा के दे दिया। तो वेक्टर दिया है तो भी हम निकालेंगे, क्या दिक्कत है? l इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर n की वैल्यू y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये इक्वल टू 2, 3 और 6 हो जाएगा। n इज इक्वल टू z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 49 और l की वैल्यू 2 अपॉन 7। ऐसी m इज इक्वल टू 3 अपॉन फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 और प्लस 36। m इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 49 और m इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7। ऐसी n इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36। 2 अपॉन 2 नहीं है, 6 है, 6 सॉरी 6 था, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 49 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अपॉन 7।
ये आ गया तुम्हारा। तो ध्यान रखना जब एंगल दे तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और अगर पूरा वेक्टर दे तो ऐसे लगा सकते हो। लेकिन एक तरीका और बताता हूँ, मान लो अगर तुम्हारे पास वेक्टर दे, अगर पूरा वेक्टर दे रखा है तो तुम क्या कर दो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। r का यूनिट वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर, r वेक्टर अपॉन मॉड 2i प्लस 3j प्लस 4k और होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 प्लस 30, ये बन जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन में रूट सॉरी अपॉन 49 और बाहर निकल के 7। इस 7 को सेपरेट कर लो, सबके नीचे लगा दो, तो r का यूनिट वेक्टर आ जाएगा 2/7i 3/7j और प्लस 6/7k। जब हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन से, तो यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन क्यों नहीं निकाल सकते। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये हो गया l, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरीके से x अपॉन फॉर्मूला लगा के जो भी लिखवा रखा है, और सीधा यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है ना। मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ वेक्टर मेक्स या फिर अ वेक्टर इंक्लाइंड विद x y and z axis at an angle of pi by 2, pi by 3 and theta acute angle respectively find the value of थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है कि एक वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ इतना, तो कहता है थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो एज वी नो, जब भी तुम्हें दो एंगल पता हो तीसरा एंगल निकालना हो ना, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब l स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, और ये होता है cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा और ये हो गया तुम्हारा गामा। वैल्यू पुट कर दो, तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, इसका कर दो स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उठा कर इधर भेजो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/4 एंड cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। और एक्यूट एंगल है तो 3/2 कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पर आएगा, तो π/6 पे, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो यानी कि z एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हमारा π/6। तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हें किसी वेक्टर के दो एंगल पता चल जाए, x और y के साथ z का निकालना हो, या x और z के साथ पता हो y निकालना हो, या y और z का पता हो x निकालना हो, यही फॉर्मूला यूज करना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो नंबर है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A and B are
2 3 4 एंड 0 -3 और 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड पहला सॉरी ए बी वेक्टर, दूसरा मोड ऑफ ए बी वेक्टर, सारा कवर कर लेते हैं, तीसरा ए बी का यूनिट वेक्टर और चौथा डायरेक्शन कोसाइंस। ये है, पहले ए बी वेक्टर बनाना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो कल बताया था मैंने, बी में से ए को माइनस करोगे तो ए बी मिल जाएगा। ए बी बनाना है तो बी में से ए माइनस करना है, उल्टा पीछे से माइनस करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने, ये रहे, और ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, यानी कि 0 -2i, फिर प्लस -3 -3j, फिर प्लस 1 -4k। ये रहा 0 -2i -3 -3j और 1 -4k। तो ये बन गया हमारा ए बी वेक्टर। -2i, फिर ये -6j और फिर ये -3k। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, ये कंप्लीट। उसके बाद निकालना है मोड ऑफ ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस, दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 36 + 9 49, और ये बन गया आपका 7। तो ये मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, 7 यूनिट। फिर क्या निकालना है, ए बी का यूनिट वेक्टर। तो ए बी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए बी वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना है, -2i -6j और -3k और अपॉन में 7। सेपरेट कर दो, -2/7i -6/7j और -3/7k। और थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तुम्हारे पास जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट को ही कहा जाता है। तो L की वैल्यू कितनी, -2/7, M की वैल्यू कितनी होगी, -6/7 और N की वैल्यू कितनी होगी, -3/7। तो ये इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, चारों जो टॉपिक पीछे पढ़ लिए हैं वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हमारे, ठीक है ना। बता दो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब एक वेक्टर ये है a वेक्टर और एक वेक्टर ये है b वेक्टर। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और इनको जो मिलाने वाला वेक्टर है, यानी कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को एक अनदर वेक्टर ये डिवाइड इट इनटू, इसको ये है हमारा सी वेक्टर मान लेते हैं, ये इसको क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर यानी कि सी वेक्टर डिवाइड, इसको लिख देते हैं, ये है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इन m/n इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं इसे, कि सी एक वेक्टर है जो ए बी वेक्टर को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि m इंटू बी वेक्टर, ये वाला रेशियो इधर वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला रेशियो इधर वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n, ये ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही क्या हो, इफ c डिवाइड, या फिर कह सकते हैं इस पॉइंट का नाम भी मैं अगर c एक लिख दूं, इफ c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर c हमारा क्या हो, ए बी का मिड पॉइंट हो, देन c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये है कुछ, उतारो इसे टॉपिक।
ये जो पढ़ा है हमने अभी, ये पढ़ा है इंटरनली, लेकिन इस टाइम पर ये वाली जो लाइन है यानी कि सी वेक्टर, इसको ओसी भी बोल सकते हैं। ये ओसी ए बी को m/n में इंटरनली डिवाइड करता है, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर यही एक्सटर्नली डिवाइड करे तब क्या होगा? पहले तो समझो एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है। एक वेक्टर ये निकला, ये है ए वेक्टर, या फिर इसका नाम रख देता हूं मैं, ये ओ है और ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, इसलिए इसके पोजीशन वेक्टर का नाम क्या रख दिया? ये। और एक वेक्टर बनाया मैंने ये बी वेक्टर, और इस पॉइंट का नाम है बी। अब एक वेक्टर है जो कि यहां से आया ऐसे, इसको मिलाओ और इसको आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करो। अभी ये वाला जो वेक्टर है मेरा ओ सी वेक्टर, वो इसके बाहर है, इसके बाहर है, इसलिए अभी ये क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन को, इस ए बी वेक्टर को इस टाइम पे बोलते हैं कि ओ सी वेक्टर इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n में। तो वो m/n है कहां पर? तो देखो m होता है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं m। और n कौन सा होता है? n होता है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं m। m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मैं इस वेक्टर को कैसे निकाल सकता हूं? अगर कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर को एक्सटर्नली m/n में डिवाइड करे, देन द सी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना किसके साथ क्या लेना है, m के साथ तो ये लोगे, m के साथ a वेक्टर और n के साथ b वेक्टर। ये m वेक्टर m इंटू a वेक्टर माइनस n इंटू b वेक्टर अपॉन में m माइनस n। अब ये आया कैसे पता है? तो जो हमने इंटरनली वाला पढ़ा है ना, सेम वही लगाना है, लेकिन कैसे? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लेके इसको बोल देंगे m माइनस n, और ये कितना है n, और इसको लेंगे, सोचेंगे ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। अगर ये मान लेते हैं कि ये इस वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा? m और m माइनस n में डिवाइड कर रहा होगा। तो फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें। तुम कैसे लगाएंगे? जो पीछे फॉर्मूला है ना उसी में पुट कर देना, c वेक्टर इज इक्वल ना a वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर इक्वल टू क्या होता था? इधर वाला रेशियो इधर से मल्टीप्लाई होता है, इधर कितना है n, तो n इंटू बी वेक्टर, फिर प्लस इधर वाला रेशियो इधर वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि m माइनस n इंटू सी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय ये वाला रेशियो प्लस ये वाला रेशियो, यानी कि n प्लस m माइनस n। अब इसको इससे काटो और यहां से सी वेक्टर की वैल्यू निकालो। देखो क्या आती है, a वेक्टर इज इक्वल टू n b वेक्टर, इसको इससे करूंगा तो प्लस m c वेक्टर, इसको इससे n c वेक्टर, और अपॉन में m। इसको उठा के इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो क्या होगा? a वेक्टर m यानी कि n a वेक्टर इज इक्वल टू n b वेक्टर, और इधर यहां से ले लो c वेक्टर कॉमन, क्या आएगा? m माइनस n। इसको उठा के इधर ले आओ तो m a वेक्टर माइनस n b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर और m माइनस n, और इसको उठा के इसके नीचे डाल दो तो c वेक्टर की वैल्यू देखो कितनी आई, m a वेक्टर माइनस n b वेक्टर अपॉन में m माइनस n, और देखो जो मैंने बोला था वही आ गया। ठीक है ना? तो ये जो एक्सटर्नली वाला भी बनाया गया ना, वो इंटरनली से ही आया है, कोई अलग नहीं है वो। ठीक है ना? उतार दो इसे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k divides the line segment joining the points A and B
बाय पॉइंट सी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ point C if point C divide AB in 2:1, पहला इंटरनली दूसरा एक्सटर्नली। चलो पहले खुद ट्राई करो। इंटरनली में क्या लगाएंगे, इंटरनल डायग्राम के थ्रू अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। फॉर्मूला लगा देंगे इसके लिए, इंटरनली के लिए c वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन में m प्लस n। c वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर, m मतलब तुम्हारा 2 इंटू ये माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k और 1 इंटू दिस यानी कि प्लस i प्लस 2j माइनस k अपॉन में 2 प्लस 1। तो ये c वेक्टर प्लस 4/3j प्लस 1/3k माइनस i प्लस 4j प्लस k अपॉन में 3। एक तो ये निकल के आएगा और इंटरनली एक्सटर्नली वाले में माइनस कर देंगे, ये वाला पॉइंट उठ के बाहर आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो 2 इंटू बी और ना 2 इंटू ये a वेक्टर, देखो दिखा देता हूं, मैं लिख देता हूं 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन में 2 - 1 इज इक्वल टू c वेक्टर, ऐसे लगा देना।